नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के आज हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? 20 MCQs करने वाले हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 20 MCQs करने वाले हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिवाइज होते हैं। उन प्रश्नों को हमने लेवा है बिल्कुल एकदम। हमने क्या है, पूरा डायग्राम विथ एकदम कलरफुल और क्या व्याख्या सहित हमने इसमें करने की कोशिश करेंगे और पूरे 20 प्रश्नों को हम करेंगे। प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। इसके पहले हमने थ्योरी क्लास को किया, तो प्लीज़ थ्योरी क्लास को भी ज़रूर देखिए और क्योंकि बहुत मज़ा आएगा। तो हम आज इंटरेस्टिंग जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे RRB, रेलवे, ग्रुप डी, NTPC, SSC, CGL, CPO, MTS, है ना, इतने सारे एग्ज़ाम। और ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है जो हर सिस्टम के कोई ना कोई प्रश्न तो पूछे जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, वेरी ब्यूटीफुल क्लास होने वाली। सो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती? तो पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे आमाशय से, हमारी छोटी आंत से, हमारे मुख से, हमारी बड़ी आंत से। तो हमारी कहाँ से होती है? तो पाचन की जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है? हमारे मुख से होती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारा ये मुख है। ठीक है, हमारे मुख ये है, हमारे ऊपर के ये टीथ होते हैं, इसको ऊपरी जबड़ा कहा जाता है, इसको निचली जबड़ा कहा जाता है। ये हमारी टंग होती है और हमने देखा था कि टंग क्या काम करती है, बोलने में सहायता करती है, मतलब बातें करने में सहायता करती है, भोजन को पलटने में सहायता करती है ना। तो बहुत सारे हमने जीभ के बारे में देखा था, बहुत सारी ग्लैंड पाई जाती है, लार ग्रंथि पाई जाती है, उसमें भी कुछ दाने दाने जो पाए जाती है। इसमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो स्वाद का अनुभव कराती है। 5 प्रकार की स्वाद कलिका होती है, हमने देखा था। फिर हमने दांत देखा था, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दांतों को, ये जो दांत है वो दांतों के बीच का जो गैप होता है उस गैप को हम डायस्टेमा कहते हैं, है ना। मतलब इतने सारे हमने देखा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके प्रश्न के। तो पाचन की जो शुरुआत होती है हमारे मुख से हो जाती है। कहाँ से होती है? हमारे पाचन की शुरुआत हमारे मुख से हो जाती है। और पूरी रूप से कहाँ हो जाते हैं? तो छोटी आंत में पूर्ण रूप से हमारा भोजन क्या हो जाता है? पच जाता है। ठीक है, दांत हमारे भोजन को चबाने में सहायता करते हैं, मैकेनिकल डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। लार में उपस्थित एंजाइम पाया जाता है जो सलाइवरी एमाइलेज होता है। स्टार्च को ये माल्टोज में बदलना इसका काम रहता है। और जीभ जो होता है भोजन को लार के साथ मिलाकर बोलस बनाती है। बोलस मतलब जो चिकना होता है तो उसको क्या बनाती है? चिकना बनाती है। साथ ही जो चिपचिपा बनाती है तो किस लिए कहा जाता है? उस बोलस को ही कहा जाता है। ठीक है, मुख में हमारे पास मुख में हमारे दांत होते हैं, टंग होती है, मतलब ग्लैंड पाई जाती है, स्लाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। तो इतने सारे हमारे मुख में पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में और कुछ रह गया क्या? दांत, हमने दांत को बहुत डिटेल में देखा था, टंग को भी हमने बहुत डिटेल में देखा था। फिर हमारे बीच में क्या होती है? क्या होते हैं? लार पाई जाती है। तो ये लार का क्या काम होता है? तो लार का जो काम होता है, लार कितने होते? 3 जोड़ी लार पाई जाती है ना। पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि और क्या होती है? पैरोटिड होती है, सबलिंगुअल होती है, सब मैंडिबल होती है ना। वो ये निचली जबड़ा में होता है। कुछ जीभ के नीचे जो पैरोटिड, ये कान होता है तो कान के पास पैरोटिड ग्रंथि जो शहर में सांपों में जहर बनाने का काम भी करती है। फिर देखा था इसके नीचे जो निचले जबड़े तो सब मैंडिबल ग्रंथि पाई जाती है। सबसे क्या होती है? मजबूत ग्रंथि होती है और सबसे ज़्यादा लार का निर्माण करती है। ठीक है, 99% जल का निर्माण करती है और कुछ एंजाइम्स लवण भी पाए जाते हैं। अगला है, निगलने की प्रक्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती? तो निगलने की जो खाना होता है, जैसे हमने कोई खाना खा लिया, जैसे खाना खा लिया तो खाना खाने को हम ग्रास नली में जो पहुंचाने की क्रिया, निगलने की क्रिया किसके द्वारा किया जाता है? तो ये ग्रसनी के द्वारा किया जाता है। ये ग्रसनी जो होती है नाक और हमारे मुख की नली का क्या होता है? उभयनिष्ठ मार्ग होता है। क्या है? नाक की नली भी खुलती है वहीं और मुख की, नाक की नली भी और मुख की नली भी, दोनों जो होती हैं ये कहाँ खुलती है? ग्रसनी में खुलती है। तो निगलने की जो प्रक्रिया होती है कहाँ होती है? तो ये फेरिंग्स में होती है, ग्रसनी में होती है। ठीक है, ग्रसनी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल। क्या कहता है? भोजन मुख से ग्रसनी में जाता है। भोजन कहाँ जाता है? हमारे मुख से कहाँ जाता है? मुख से हमारे कहाँ जाता है? ग्रसनी में जाता है। ठीक है,
एपिग्लॉटिस जो मुख की नली भोजन नली वो क्या होती है, एक नाक की नली होती है, श्वास नली और ये तो इस प्रकार की दो नलियां जाती है। जो इसके उभयनिष्ठ मार्गों को क्या कहा जाता है, ग्रसनी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में जो दोनों नलियां आकर के मिलती है तो इसमें एक में क्या होता है, सांस की नली में ढक्कन लग जाए। जैसे हम खाना खाते हैं तो ढक्कन, ये भोजन की नली होती है। ठीक है, ये फूड पाइप होती है, तो भोजन इधर जाना चाहिए। तो ये ढक्कन कैसा करता है, जब हम खाना खाते हैं तो ये ढक्कन कैसा होता है, बंद होता है। तो ये ढक्कन बंद खुल चालू बंद होते रहता है। इसको ही क्या कहा जाता है, एपिग्लॉटिस कहा जाता है। ये तो एपिग्लॉटिस का काम होता है ये भोजन के कण को श्वास की नली में जाने से रोकता है। ठीक है, एपिग्लॉटिस का क्या काम होता है, ये श्वास की नली को भोजन के जो कण होते हैं वो श्वास की नली में जाने से रोकता है। कभी बाय द वे कभी चला जाता है तो उसी के कारण हमें क्या होता है, ठसकी आती है, असून जाती है। लेकिन हम क्या कहते हैं, फिर हमारे अदर मतलब पेरेंट्स से किसने याद किया है ऐसा बोलते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। क्या हो जाते हैं, भोजन के कण हमारी सांस की नली में चले जाते हैं, इसी कारण हमें क्या होता है, ठसकी लगती है। ठीक है, ये श्वास नली को बंद कर, जैसे हम खाना खाते हैं तो ये क्या होता है, श्वास नली को ये बंद कर देता है ताकि भोजन जो श्वास की नली में ना जाए, इसलिए। ठीक है, ये लार पाई जाती है जो भोजन ग्रास नली से में चला जाता है। फिर ग्रसनी से कहा जाता है हमारा ग्रास नली में, इसोफेगस में हमारी क्या चल जाती है, चले जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को निगलना कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, ग्रसनी से भोजन ग्रास नली में चले जाता है, उसी को ही क्या कहा जाता है, निगलना कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेट में कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। तो हमारे पेट बोले तो आमाशय में, तो हमारे आमाशय में कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन। तो क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। क्या हो जाता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। क्या होता है, पेप्सिन जो प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। साथ ही यह पेप्सिन जो इनको HCl की उपस्थिति में क्या करता है, पेप्सिन में बदल देता है। और पेप्सिन क्या हो जाता है, ये सक्रिय अवस्था में होता है। पेप्सिन क्या होता है, सक्रिय अवस्था में होता है। और पेप्सिनोजेन होता है ये निष्क्रिय अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में होता है। इसका सर्वोत्तम अगर पीएच मान देखें तो 1.5 से कितना होता है, 1.5 से कितना होता है, 2 तक होता है। इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, पेप्सिन एंजाइम की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो पेप्सिन एंजाइम की पीएच वैल्यू 1.5 से 2 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पित्त रस कौन सी ग्रंथि बनाती है। तो पित्त रस हमारी कौन सी ग्रंथि बनाती है, तो पैनक्रियास मतलब अग्नाशय ग्रंथि, यकृत मतलब यकृत ग्रंथि, लाइपेज, एमाइलेज। तो जो पित्तरस का जो निर्माण करता है वो कौन सी ग्रंथि करती है, तो पित्तरस का निर्माण कौन करती है, ट्रिप्सिनोजेन के कारण होता है। किसके कारण, ट्रिप्सिन। अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय जिसको क्या कहा जाता है, पैनक्रियास कहा जाता है, इसको निष्क्रिय रूप में बनाता है। क्या बनाता है, इस निष्क्रिय रूप में बनाता है। तो हम कहाँ आए थे, अग्नाशय जो होता है निष्क्रिय रूप में बनाता है, इसका मुख्य कार्य होता है ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन क्या होता है, ये मनुष्य में बड़े लोगों में दूध का पाचन करता है। ठीक है, और जो रेनिन होता है तो ये बच्चों में दूध का पाचन करता है। ड्यूडेनम में यह एंटरक्रेज के द्वारा सक्रिय होकर ट्रिप्सिन ये बनाता है। ठीक है, अगला है, छोटी आंत की दीवारों पर उंगली नुमा जो संरचना होती है किसे कहते हैं। तो छोटी आंत की दीवारों पर अंगुली नुमा संरचनाएं किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है, सीलिया को कहा जाता है, विली को कहा जाता है, न्यूरिन को कहा जाता है, या एल्वियोलाई को कहा जाता है। तो छोटी आंत की जो दीवारों पर जो उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, विली कहा जाता है। ये देख लेंगे तो यहाँ पर जो छोटी छोटी जो उंगली नुमा छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है इसी को ही क्या कहा जाता है, विली कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, विली कहा जाता है। विली छोटी आंत की दीवारों पर होती है। यह अवशोषण को
जो अवशोषण करते हैं तो उसके क्षेत्रफल को क्या कहती है, बढ़ाने का काम करती है। और इसमें रक्त कोशिकाएं पाई जाती है और कुछ लसिकाएं नल भी होती हैं। ठीक है, इसमें रक्त कोशिकाएं तथा लसिकाएं रक्त नल भी कहते हैं। ठीक है, अगला है मल अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है। तो मल अस्थायी रूप से कहाँ होता है, मतलब कहाँ स्टोर रहता है। तो ये कहा जाता है हमारे रेक्टम में रहता है। रेक्टम में, मूत्राशय में, पेट में, पित्ताशय में। तो क्या होता है, ये रेक्टम में होता है, रेक्टम में होता है। ठीक है, जिसको गुदाशय भी कहा जाता है। मल जो है बड़ी आंत के रेक्टम में आता है। रेक्टम अस्थायी रूप से मल को संग्रहित करता है। रेक्टम क्या होता है, इसका जो काम होता है अस्थायी रूप से क्या होता है, उसमें संग्रहित करने का काम करता है, यहाँ रखता है। उसके बाद में क्या होता है, जैसे हमें फिर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसके कारण क्या होता है, संग्रहित रहता है। उसके बाद में क्या होता है, उसके द्वारा निकाल दिया जाता है, गुदा के द्वारा उसके बाहर आउट कर दिया जाता है। इसके बाद मल गुदा द्वारा बाहर निकालता है। क्या कहता है, मल जो है गुदा के द्वारा, एनस के द्वारा बाहर निकालता है। अगला है हमारा, किस विटामिन का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में होता है। तो कौन से विटामिन का जो अवशोषण है मुख्यतः छोटी आंत में होता है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B12 उपर्युक्त सभी। तो विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन B12 मतलब सभी विटामिन का क्या होता है, ये छोटी आंत में स्टोर होता है। ठीक है, बड़ी आंत में विटामिन के होता है। ठीक है, बड़ी आंत में क्या होता है, विटामिन के होता है। विटामिन ए, के और 12 का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में होता है। विटामिन B12 के लिए आंतरिक कारक होता है। ठीक है, उसके लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य में जो दांत होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से दांत होते हैं, इंसिजर जिसको कृंतक कहा जाता है, केनाइन जिसको रदनक कहा जाता है, प्रीमोलर्स जिसको अग्रचर्वणक कहा जाता है, और मोलर्स मतलब चर्वणक कहा जाता है। जो इंसिजर का काम होता है, कृंतक मतलब काटने के लिए किया जाता है, केनाइन मतलब फाड़ने के लिए करते हैं, प्रीमोलर अग्रचर्वणक कुचलने के लिए या चबाने के लिए किया जाता है, और जो मोलर्स का काम होता है वो पीसने के लिए किया जाता है। अगर वयस्क में देखा जाए तो कुल कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 32, और अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है, इसका सूत्र होता है ICPM मतलब होता है 21, 20-21 होता है। बच्चों में 20-21 होता है और बड़ों में कितना होता है, 23-21 होता है। 23-21 बटे 23-21 होता है। 3 दूनी 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 8 16 हो जाएगा। ठीक है, अगला है ग्रास नली का मुख्य कार्य क्या है। तो ग्रास नली का मुख्य कार्य क्या है, तो ग्रास नली का जो मेन काम है पाचन करना, भोजन को पेट तक पहुंचाना, पोषक तत्वों का अवशोषण करना, मल बनाना। तो ये कि उसका जो मेन काम है, तो भोजन को पेट तक पहुंचाना ग्रास नली का कार्य है। ग्रास नली 25 सेंटीमीटर कितनी होती है, लंबी होती है। एक पेशी नली होती है। इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते, इसमें पाचन एंजाइम, पाचन करने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते। किसने, पाचन करने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते, किसमें, ग्रास नली में नहीं पाए जाते। ये पैंक्रियाटिक जो मूवमेंट होता है उसके द्वारा भोजन को क्या कहता है, पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट के द्वारा क्या हो जाता है, भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। पेरिस्टॉल्सिस मतलब क्रमानुकुंचन, क्या होता है, क्रमानुकुंचन। गाइस ये क्रमानुकुंचन क्या होता है, क्रमानुकुंचन जैसे हमारी ये ग्रास नली है, तो ग्रास नली में जैसे जैसे भोजन के कण हो जाएगा तो ग्रास नली का आकार भी वैसे वैसे भोजन के अनुसार कैसा हो जाएगा, ढलते जाएगा। जैसे जैसे भोजन का आकार होगा ग्रास नली का आकार भी वैसे वैसे ही होते रहेगा। उसे ही क्या कहा जाता है, क्रमानुकुंचन या पेरिस्टॉल्सिस कहा जाता है। आई होप, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके बराबर उनको भी ये क्लास मिल सके। और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी क्लास होने वाली है। ठीक है, अगला है छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो छोटी आंत का सबसे लंबा भाग क्या होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम और या ऑल
इक्वल मतलब सब बराबर। तो इसका जो सबसे बड़ा भाग जो होता है, सबसे लंबा वाला जो भाग होता है जेजुनम होता है। ये वाला भाग होता है जेजुनम। जेजुनम जो होता है सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग जेजुनम होता है। छोटी आंत के 3 भाग से बटी होती है। ड्यूडेनम जो 25 सेंटीमीटर होती है, जेजुनम 2.5 से 3 मीटर होती है। क्या होती है? 25 सेंटीमीटर और 2.5 से 3 मीटर होती है। ठीक है। और इलियम जो है 3 से 3.5 मीटर होती है। जेजुनम सबसे लंबा भाग है। क्या है? जेजुनम सबसे लंबा भाग है। अगला प्रश्न है हमारा, अग्नाशय का रस किसे निष्क्रिय रूप में होता है? तो अग्नाशय मतलब पेनक्रियास का जो रस है किसे निष्क्रिय रूप में कर देता है या कैसे निष्क्रिय रूप में रहता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन, लाइपेज, एमाइलेज या ट्रिप्सिनोजेन। क्या होता है? ये ट्रिप्सिनोजेन होता है। जो अग्नाशय का जो रस होता है, अग्नाशयी रस को निष्क्रिय रूप में करता है। तो कौन करता है? तो ट्रिप्सिनोजेन करता है। कौन करता है? ट्रिप्सिनोजेन है जो उसको निष्क्रिय अवस्था में कर देता है। अग्नाशय पेनक्रियाज निष्क्रिय रूप में बनाता है। क्या बनाता है? निष्क्रिय रूप में बनाता है। इसका मुख्यतः कार्य क्या होता है? ट्रिप्सिनोजेन। इसका कार्य क्या है मुख्यतः? इनमें मुख्यतः ट्रिप्सिनोजेन पाया जाता है। ड्यूडेनम में यह एंटीकिरेज के द्वारा सक्रिय होकर ट्रिप्सिन बनाता है। ठीक है, सक्रिय रूप से उसमें भाग लेता है और ये क्या बनाता है? ट्रिप्सिन बनाता है। अगला है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो बड़ी आंत का सबसे मुख्य कार्य क्या है? ये पाचन करना, पोषक तत्वों का अवशोषण करना, जल का अवशोषण करना, भोजन को चबाना। तो क्या है जो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है, बड़ी आंत में जल और लवणों का अवशोषण होता है। जितने भी प्रकार के जल और जो लवण होते हैं, जितने भी प्रकार के विटामिन, खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसको क्या करता है? अब्जॉर्ब करना होता है। तो पानी व जो खनिज का अवशोषण करने का काम किसका होता है? तो बड़ी आंत का होता है। साथ ही यहाँ उपयोगी जीवाणु विटामिन के और कुछ विटामिन बी समूह भी इसमें बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विटामिन के भी होता है और विटामिन बी के जो समूह होते हैं तो इसमें भी ये भाग लेते हैं। शेष पदार्थ मल के रूप में क्या हो जाता है? संग्रहित होता है। शेष पदार्थ जो होता है मल के रूप में कैसे होता है? बॉडी से आउट कर दिया जाता है। और ये किसका काम होता है? ये बड़ी आंत का कार्य काम होता है। अगला है, पाचन तंत्र की सहायक ग्रंथियां कौन सी होती है? तो पाचक तंत्र की सहायक ग्रंथियां कौन सी होती है? लार ग्रंथियां, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, उपर्युक्त सभी। तो पाचन तंत्र की जो सहायक ग्रंथियां भाई तीनों होती है। मुख में लार ग्रंथि पाई जाती है, फिर लीवर में यकृत ग्रंथि होती है, अग्नाशय में अग्नाशयी रस होता है, और तो ये क्या आएगा? तो उपर्युक्त सभी। लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय सहायक ग्रंथियां हैं। ये पाचन में सहायक बनाती हैं और रस बनाने का काम इसका होता है। अगला है, अपेंडिक्स किससे जुड़ा होता है? क्या बोल रहा है ये? किससे? नूते क्या होता है? क्या बोल रहा है? अपेंडिक्स किससे जुड़ा होता है? पाचन को पचाता है या इसका मुख्य कार्य क्या है? भोजन को पचाता है, भोजन को पचाता है। हार्मोन तंत्र सहायक तथा पेट के दबाव को कम भी करता है। ये न्यूट्रल करता है। साथ ही क्या करता है? पित्ताशय होता है। तो ये जो होता है श्वसन में सहायता और पेट के दबाव के साथ ये क्या होता है? इसका कार्य होता है। अगला है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हमारे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सलाइवरी एमाइलेज, लाइपेज। तो सलाइवरी एमाइलेज हमारे लार में एंजाइम पाया जाता है। लार ग्रंथियों में लार स्रावित होता है। इसमें सलाइवरी एमाइलेज टाइलिन एंजाइम बनता है। ये स्टार्च को माल्टोज में बदलना शुरू कर देता है। ये पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू हो जाती
है। अगला है पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पेट में हमारा कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पेट की गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ HCl स्रावित करती है, ये भोजन को अवशोषण करता है और इसका देख लीजिएगा। ड्यूडेनम में कौन सा रस नहीं पाया जाता, तो ड्यूडेनम में जो होता है कौन सा रस नहीं पाया जाता, अग्नाशयी रस, पित्त रस, आंत रस, जठर रस। तो कौन सा होता है, जठर रस नहीं पाया जाता। तो ड्यूडेनम में कौन सा रस नहीं पाया जाता, तो ये जठर रस नहीं पाया जाता है। अगला है पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है, तो पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है, तो पोषक तत्वों का जो अवशोषण कहाँ होता है, तो पोषक तत्वों का जितने भी हम प्रकार के खाते हैं पेट में होता है, बड़ी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है, मुख में होता है। तो छोटी आंत में होता है, जितने भी प्रकार के पोषक तत्वों का अवशोषण हमें कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। अगला है अपेंडिक्स किससे जुड़ा होता है, तो ये बड़ी आंत से जुड़ा होता है। पेरिस्टॉल्सिस क्या होता है, तो पेरिस्टॉल्सिस होता है भोजन पचाने की क्रिया को कहते हैं। भोजन को आगे बढ़ाने वाली तरंग जैसी गति होती है। जैसे मैंने बताया भोजन जैसे जैसे ये कण आते हैं तो ग्रास नली का आकार भी इसी के अनुसार क्या हो जाता है, ढलते रहता है, बनते रहता है। इसी को ही क्या जाते हैं, इस गति को धीरे धीरे भोजन का धीरे धीरे गति करना या धीरे धीरे ग्रास नली में जाना, ये क्या कहलाता है, पेरिस्टॉल्सिस है, क्रमानुकुंचन कहते हैं। अगला है डायफ्राम का पाचन में क्या कार्य है, तो डायफ्राम का पाचन में क्या कार्य है, भोजन को पचाना, शोषण में सहायता और पेट के दबाव में बदलाव करना, मल का त्यागना, पोषक तत्वों का अवशोषण करना। तो डायफ्राम का जो पाचन में जो कार्य है तो क्या है, तो डायफ्राम का पाचन में क्या कार्य है, तो क्या है, शोषण में सहायता करना और पेट के दबाव में क्या करना, बदलाव लाना है। तो कहते हैं जैसे हमारे ये डायफ्राम होते हैं तो ये क्या होता है, जैसे ये बहुत ही मांसल संरचना होती है, बहुत ही मांसपेशी अंग होते हैं। जैसे सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम कैसे होता है, ऊपर नीचे होते रहता है, क्या होता है, ऊपर नीचे होता है फेफड़े के अनुसार। डायफ्राम एक गुदादार अंडाकार या गुंबदाकार पेशी होती है। ये श्वास के समय क्या होती है, मोड़े जाती है, जिससे छाती का जो आयतन है बढ़ता है और पेट के जो आर्म होते हैं, अंगों होता है, उस पर दबाव पड़ता है। पेट के जितने भी अंग होते हैं उस पर दबाव पड़ता है, ठीक है। और ये पाचन की यांत्रिक प्रक्रिया में सहायक करता है। जो पाचन है तो उसकी यांत्रिक सहायता में, पाचन में यांत्रिक प्रक्रिया में क्या करता है, सहायता करता है। यांत्रिक प्रक्रिया में क्या करता है, सहायता करने का काम करता है। आई होप, उम्मीद करती हूँ कोई क्वेश्चन डबल भी हमने देख लिया होगा। तो हमने इसके पहले देखा था लेकिन सिंपल क्लास देखा था। आज हम इसमें डायग्राम विथ कलरफुल फूल और साथ ही व्याख्या सहित इसमें हमने आज प्रश्न करने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। पहली बार अगर हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने छोटे बहन भाई जिसको ये पता नहीं है तो उन तक क्या कर दीजिए, इन्हें शेयर भी कर दीजिए। तो ऐसी वीडियो के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।